हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अपने साथ रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़। ठीक है, सो कंपाउंड्स विच फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज व्हाट ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड्स किस नाम से जाने जाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम कोई भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम सभी लोगों को पता है कि एक एटम जो होता है वो अपने अंदर तीन चीज़ें कंटेन करता है। उसके अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। पी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, एन न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, और ई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस चार्ज का होता है? निगेटिव चार्ज का होता है। यही जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, हमें सबको पता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये ट्रांसफ़रिंग का काम करते हैं। एक जगह एक सेल से निकल के दूसरे किसी ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट के पास के सेल में चले जाते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है। और एक जगह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, जाना, और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का आना, ये क्या कहलाता है? ये एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिस कंपाउंड को किस नाम से जाना जाता है? आयनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? अब देखिए, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बेसिकली मेटल और नॉन मेटल में मिलके बनते हैं। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं, या सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, उससे थोड़ा सा पॉइंट हमारा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl इज़ अ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट करते हैं इनके पार्टिकल्स में, तो ये दो पार्ट्स में टूटता है। द फर्स्ट इज़ सोडियम एंड द सेकंड इज़ क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन इन दो पार्ट्स में क्या करेगा? डिसोसिएट होगा। ओके, अब सोडियम बीइंग अ मेटल वेयर एज क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल, हम सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। मेटल्स जो होते हैं ये अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इनके वैलेंस सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। वेयर एज जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? कमी होती है, डिफिशियंसी होती है। सो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सोडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है इसका। K11 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 और 1। ठीक, वहीं अगर हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये है 17। हियर वी गो, KLM 2 8 एंड 7। ओके, अब हमें पता है कि या तो पर्टिकुलर जो एटम हो वो अपने वैलेंस सेल यानी कि द आउटर मोस्ट सेल इज़ नोन एज वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल यानी कि जिस सेल में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो सेल को किस नाम से जाना जाता है? आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या तो 2 होने चाहिए और या फिर क्या होने चाहिए? 8 2। अगर हम के सेल की बात कर रहे हैं तो वो 2 भी में भी स्टेबल है। अदर देन दैट जितने भी सेल्स हैं हमारे पास उनमें क्या होने चाहिए? वैलेंस सेल या तो उनके अपने एनर्जी लेवल, उनका जितना एनर्जी लेवल है 2 8 18 32 वगैरह करके उनके बराबर होने चाहिए, या फिर 8 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए वैलेंस सेल के अंदर। तो अब आप ये देखो, यहाँ के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और बात क्या है, यहाँ जो सोडियम है इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर कम होता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता।
ठीक। वहीं क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। अब सोडियम और क्लोरीन ये सोचते हैं कि चलो भाई मेरे पास ज़्यादा है, मुझे किसी को देना है, तुम्हारे पास कम है, तुम्हें किसी से लेना है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को ही दे दें और एक दूसरे से ही ले लें और फिर अपने अपने अंदर की जो भी हमारी कमी है उसे सेटिस्फाई कर लें और फिर एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर लें। तो ऐसा ही होता है। सोडियम जो है वो अपने वैलेंस सेल के एक इलेक्ट्रॉन को किसे ट्रांसफ़र करता है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में ट्रांसफ़र करता है और अब हो जाता है सोडियम पॉजिटिव हो जाता है। कैसे, 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब वैलेंस सेल क्या हो गया, L, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, अब ये स्टेबल हो गया। वहीं जो क्लोरीन है वो क्या बन जाता है, अब क्लोरीन निगेटिव बन जाता है। कैसे, KLM, 2 8 और 8, इसके सेल्स उतने ही रहेंगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक लिया। ठीक है। अब जब ये दोनों कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो कॉम्बिनेशन करने के बाद ये बनते हैं NaCl। NaCl के ऊपर कोई ओवरऑल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज 1 पॉजिटिव ऑफ सोडियम एंड 1 निगेटिव ऑफ क्लोरीन, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनका पॉजिटिव और इनका क्लोरीन जो होता है वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है और ये बन जाते हैं NaCl। इसलिए हमको ये ध्यान देना होता है कि हम कंपाउंड फॉर्मेशन जब करा रहे हैं तो हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जैसे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको ही, उसी एक्सेप्टर को ढूंढें। अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हम उसी एक्सेप्टर को ढूंढें जिसके पास एक ही निगेटिव चार्ज वाला, मतलब एक ही डिफिशियंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की, समझे, मतलब जितना हमें देना है उतना ही जिसके पास कमी हो उसी पर्टिकुलर नॉन मेटल को हमको ढूंढना है। ठीक है, उसी पर्टिकुलर नॉन मेटल के साथ हमें कॉम्बिनेशन करना है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे जो है वो सोडियम अगर 2 पॉजिटिव चार्ज रखता और क्लोरीन 1 निगेटिव चार्ज रखता तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। बात समझ में आई। तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन करने के बाद हमारा जो हमारे मेटल नॉन मेटल थे उनके जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे वो पूरे के तरीके से क्या हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए, नहीं बचनी चाहिए, ऐसा है। इसीलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि हमें लिखा मिलता है सोडियम क्लोराइड, अगर हम बात करें तो NaCl लिखा होता है, C कैपिटल होगा, सॉरी। अगर मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड हमें लिखा बोला है तो हमें लिखा मिलता है MgCl2 मिलता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला तो AlCl3 मिलता है। ऐसा क्यों भाई, सोडियम को इसको एक ही क्लोरीन क्यों दिया, मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन क्यों दे दिया और एल्यूमिनियम को 3 क्लोरीन क्यों दे दिया? ये तो सोडियम क्लोराइड के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। ऐसा हुआ क्या अपनी मर्जी से कोई देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सोडियम को तो आप लोगों ने देख लिया, एक सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज था तो और क्लोरीन के पास एक निगेटिव चार्ज था, तो इसने क्या किया, अपना भैया एक अपना लिया, एक दे दिया और अपने आप में इन दोनों ने क्या किया, कॉम्बिनेशन कर लिया, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, अगर हम MgCl2 का फॉर्मेशन करते हैं तो देखो क्यों हमने 2 क्लोरीन लिया। मैं पहले आपको 1 क्लोरीन लेके बताती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कि हमको 2 क्लोरीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, जैसे मैग्नीशियम का क्या है एटॉमिक नंबर 12, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हो जाएगा KLM, यानी कि 2 8 और 2, ओके। और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 17 है तो KL और M, यानी कि 2 8 और 7। तो एज़ यूजुअल जैसा हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड में देखा था, क्लोरीन को कितने की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, और मैग्नीशियम को यहाँ कितना देना है, मैग्नीशियम को यहाँ देना है 2। ठीक है, तो इसे 1 की ज़रूरत है। अब मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को मान लो इनको दे दिया, क्योंकि भाई ज़रूरत तो 1 की ही है। अभी 1 लेके ये स्टेबल हो जाएंगे। अब अगर मान लो बहुत एहसान में वो सोचे कि चलो ठीक है भाई मैं एक और ले रहा हूँ, तुम्हारी मुश्किल दूर कर दे रहा हूँ, तो अपने में मुश्किल आ जाएगी ना, तो ये तो फिर से स्टेबल नहीं रहेंगे, है ना। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये हो गए 8 और ये इनके पास बच गया 1, ठीक ना। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ ना भाई, यहाँ मैग्नीशियम तो 1 है ही ना, मैग्नीशियम तो स्टेबल हुआ नहीं, सिर्फ क्लोरीन स्टेबल होके क्या करेगा, कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे एक और क्लोरीन की ज़रूरत पड़ जाती है, KLM 2 8 और 7। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी बच चुका था वो किसको दे देता है, इस सेकंड वाले क्लोरीन को दे देता है। अब यहाँ हो गया, ये M चला गया, 2 और 8
ये 288 और ये 288 और अब ये बन गए क्या, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। यही चीज़ एल्यूमिनियम के साथ होता है। एल्यूमिनियम की 3 बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ जाती है। बात समझ में आई? तो सीधे सीधे जो मेरे कहने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हमारे पास जितना हम देने की क्षमता रखते हैं, हमें उतने ही एक्सेप्टर भी चाहिए होते हैं कि उतना ही कोई एक्सेप्ट कर सके, उससे न ज़्यादा न उससे कम। बात आ जाती है स्टेबिलिटी की। समझ में आया? तो जब भी कभी कोई मेटल अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को किसी नॉन मेटल के वैलेंस सेल में ट्रांसफ़र करता है, तो वो जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या कहलाता है, वो किसको बनाता है, वो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यहाँ आयंस का फॉर्मेशन होता है, प्लस आयन यानी कि कैटायन और निगेटिव आयन यानी कि एनायन। क्योंकि यहाँ आयंस का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से इस कंपाउंड्स को किस नाम से जाना जाता है, आयनिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? अब अगर हम आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होते हैं, बिकॉज ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ। जो इन्होंने अपना एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बनाया है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें ईजिली डिसोसिएट करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके अलावा ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर ईजिली सोल्यूबल इन वाटर, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ ये थोड़ा सा हल्के पड़ जाते हैं। इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल नहीं होते हैं ये, और वाटर के साथ इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब भी कभी हम इन्हें मॉल्टन स्टेट में डालते हैं, मॉल्टन स्टेट यानी कि जब भी कभी हम इन्हें लिक्विफाई करते हैं, जब भी कभी इनके साथ हम वाटर, बेसिकली सीधे सीधे बात करें तो जब ये अपने आयंस में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में टूट जाते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अदर देन दैट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, विच इज़ कॉमन सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड जब तक सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में है तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक बार हम इसके पार्टिकल्स को डिसोसिएट कर देते हैं, Na पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन निगेटिव बन जाता है, देन इट अंडरगो इलेक्ट्रिसिटी, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ऐसा कब होता है, जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, यानी कि वाटर के साथ डाल देते हैं, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, और पॉजिटिव और निगेटिव में डिसोसिएट होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ओके, सो आई होप आयनिक कंपाउंड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सीधे सीधे बोलें तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो चीज़ें, देखो एक ने दिया और दूसरे ने लिया, एक देने वाला होता है और दूसरा लेने वाला यानी कि एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो सीधे सीधे एक जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा जो होता है छोटा होता है। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। कभी भी आपको अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें आपको पूछा जाए कि बताइए ये आयनिक कंपाउंड है या फिर नहीं, तो आप सीधे सीधे ये देखोगे कि वो पर्टिकुलर जो आयन कंपाउंड है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, क्या उनमें एक मेटल और एक नॉन मेटल। अगर मेटल नॉन मेटल है तो वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड ही होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र से ही वो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ में आई? दैट्स ऑल फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।